नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह पूर्वा मंथन पर फिर आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मित्रों, जो पिछला जो मेरा वीडियो था कि दक्षिण भारत में एनडीए और इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी उसके बारे में चर्चा की और काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, सराहा किया, कुछ कमेंट किए और मेरे इस वीडियो को देख कर के 4 लोग सब्सक्राइब भी किए। तो मैं उन विशेष तौर से 4 लोगों का आभारी हूँ जो है। और अगर ये वीडियो भी अच्छा लगता है अगर आपको, तो निश्चित रूप से आग्रह मेरा रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को मेरी बातें जो है राजनीतिक जो परिदृश्य और चर्चाओं का उन तक पहुंच सके। तो आज का जो ये वीडियो जो मेरा महाराष्ट्र के ऊपर है, महाराष्ट्र में जो भी बदलाव हुए हैं इधर उद्धव 1 साल में, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना निकली, फिर शिवसेना से एकनाथ शिंदे निकले और फिर एनसीपी से अजित पवार निकले। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो बीजेपी शिवसेना को 2-1-3, कांग्रेस 4 और एनसीपी के 2, कुल प्रदेश में 6 पार्टियां हो गई हैं। और ऐसे में अब चुनावी आकलन करना ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये महाराष्ट्र का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद अगर देखा जाए कोई प्रदेश, तो वो महाराष्ट्र है जहाँ 48 सीटें आती हैं। और लोकसभा 2024 के चुनाव में ये 48 सीटें बहुत महत्व के होने वाली हैं। ये अक्सर कहा जा रहा है कि बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, इन तीनों की स्थिति जो है वो एनडीए के लिए नुकसानदायक होने जा रही है और इंडिया के लिए ये बढ़त की बात हो रही है। मेरा अपना आकलन ये है कि वेस्ट बंगाल में कमोबेश स्थिति वैसे ही रहेगी, बिहार में निश्चित रूप से कुछ सीटें घट जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र का जो निर्णय है ये बहुत ही अप्रत्याशित है। इसको इतना जल्दी कह देना जो है ये बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन इतना तो तय है कि नुकसान वहाँ पे सारे पार्टियों को है। बीजेपी का नुकसान है, शिवसेना का नुकसान है, एनसीपी का नुकसान है। अगर कोई फ़ायदे में है तो वो पार्टी, एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस है। इसका विश्लेषण मैं आगे करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे जो बड़ा अलायंस था भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का, इन दोनों के वोट परसेंटेज को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 51% होता है। 27.85% भारतीय जनता पार्टी का और 23.50% शिवसेना का। ये शिवसेना जब संयुक्त था, एक में था, तो देखा जाए तो एक तरह से करीब 51% के आसपास ये दोनों के वोट शेयर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो संयुक्त एनसीपी जो पहले थी, अब बंटवारा के पहले जो है, उसका वोट परसेंट 15.67% 2019 के मैं ये आंकड़े दे रहे हैं। और कांग्रेस का जो वोट परसेंट था 16.44%, लगभग 32.07, यानी कि लगभग 32% का। तो एक कहाँ आंकड़ा 51% और एक कहाँ 32%, ये 18-19% का गैप था। और इसीलिए इतने बड़े गैप के चलते ही बीजेपी और शिवसेना, उद्धव की शिवसेना और बीजेपी क्लीन स्वीप करती थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए को नुकसान होगा या भाजपा का नुकसान होगा, वो इसलिए कि देखिए, गठबंधन में 2 भाजपा और उद्धव की शिवसेना, इनके पास वोट परसेंटेज ज़्यादा है। माना कि बीजेपी जहाँ है वहीं उसमें बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन शिवसेना का क्योंकि 23.5% वोट है, बाकी जितने भी दल हैं उसमें सबसे मतलब एनसीपी कांग्रेस से भी ज़्यादा उसके पास वोट है, करीब 1/4। तो 23.5% के वोट का जो डिवीज़न होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा का जो पोर्शन होगा वो उद्धव के पास जाएगा। ये मेरा मानना। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में अगर पार्टियों की परिपाटी देखिए तो जो भी डायनेस्टी वाली पार्टियां हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मुलायम सिंह के परिवार की जो पार्टी हुई वो अखिलेश में गई, तो लोग अखिलेश को पसंद किए, उसके समर्थक। वहाँ भी देख लिए बिहार में लालू के बेटे जो हैं उनके पास लोग हैं। इवन कि जो हेमंत सोरेन है झारखंड वाले, उनके देखिए उनके फादर थे नीतीश कुमार, शिबू सोरेन,
तो उनके पास भी गए जो है वोटर जो है। तो मेजर वोट जो है मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे का निश्चित रूप से वो उन्हीं के पास होगा, और बाकी जो वोट होगा वो बीजेपी में जाएगा जो है। तो कहने का मतलब कि मेजर पोर्शन वहाँ से निकला, तो जब मेजर पोर्शन निकलेगा तो नुकसान तो भाई पार्टी का ही होगा, बीजेपी का ही होगा। तो इससे बीजेपी का नुकसान दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के फ्रैक्शन में माने कांग्रेस में कोई फ्रैक्शन नहीं हुआ, उसका वो वोट जो है इंटैक्ट है। और इसमें जो है क्योंकि एक बड़ा गठबंधन का पार्ट जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि उद्धव ठाकरे का एक मेजर वोट लेकर के कांग्रेस में आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति बाकी सबसे जो है वो बेहतर है जो है। क्योंकि एनसीपी भी वो एक तरह से डिवीजन हो गया है और बीजेपी का बड़ा अलायंस निकल गया है और जो इसमें जुड़ने वाला है, इससे मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में सबसे अधिक फायदा होने वाला है। वो सीटें कितनी आगे कांग्रेस चूँकि 0 थी, इसलिए हमारा जो आकलन है मेरा वो उसमें वो बढ़ोतरी करेगी, वो 6 सीट की बढ़ोतरी करे, 7 की करे, 8 की करे, जो भी करेगी, लेकिन वो बढ़ोतरी करेगी। यानी कि महाराष्ट्र में अगर किसी को गेन है तो वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस, बाकी सारी सीटें घटेंगी। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 25 थी, घटेगी। उद्धव के पास 18 सीटें थी, घटेगी। एनसीपी के पास 4 सीट थी, वो भी घटेगी। तो सारे लोग घट रहे हैं महाराष्ट्र में और कांग्रेस जो है अपना एज वहाँ बरकरार रखा है। अब हम इस पे आ जाते हैं कि ये वोटों का जो डिवीज़न है ये किस हद तक कितना हो तो किसके पक्ष में और विपक्ष में जाएगा। देखिए मेरा मानना ये है कि एनसीपी में निश्चित रूप से एक मेजर पोर्शन जो है 40% के आसपास वो अजीत पवार के जाएगा जो है। लेकिन उद्धव से जो एकनाथ शिंदे निकले हैं वो 40% नहीं जाएगा, वो 35% के आसपास रहेगा जो है। क्योंकि उद्धव के पास अभी भी वो जो उनका वोट बैंक है वो एकनाथ शिंदे के तरफ जो है उतना झुकाव नहीं हुआ है। लेकिन एनसीपी में चूँकि अजीत पवार ही नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता छगन भुजबल जैसे लोग, आपका प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग और भी लोग हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए ये शरद पवार जिस दिन ये पार्टियों का जो विघटन हुआ था उस दिन निश्चित रूप से उनके पक्ष में आम लोग, महाराष्ट्र के लोग अपने एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सिंपैथी होकर के उनके साथ जरूर लोग थे। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव के तरफ ये समय भागता जाएगा वैसे वैसे देखिएगा ये सिंपैथी कम हो जाएगी। सिंपैथी कम होने का एक कारण ये है कि शरद पवार के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन, जो कि जिस तक कि मोदी जी जो है अक्सर अपने बयानों से टूटते हैं परिवारवादी पार्टियों पे। तो इस बार का जो टूटन हुआ है शरद पवार के पार्टी में एनसीपी में, वो निश्चित रूप से वो अपनी बेटी को ही अध्यक्ष बना करके और अपनी पूरी पार्टी का दरअमदा उन्हीं को देना चाहते हैं। और इसीलिए ये पार्टी में इतना बड़ा ये बिखराव वो टूट हुआ। अगर ये नहीं हुआ होता तो नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि शरद पवार के पास एक तरह का ये कमज़ोर कड़ी है कि वह अपने पारिवारिक विरासत जो है वो बेटी को देना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से एक समय के बाद लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं अजीत पवार का एक हक होता है, उनके पास ये जाना भी चाहिए। और एक बात 2000 जब देखा जाए 4 के आसपास जब कांग्रेस और चुनावी जब उनका गठबंधन हुआ था और ये हुआ था कि उसमें जो भी सीट जिसकी ज़्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, और उस समय जो है वो शिवसेना की सीट जो है वो कांग्रेस ही एक सीट अधिक आई थी। और नियमता देखा जाए तो वहाँ अजीत पवार को एनसीपी से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन शरद पवार ने ये काम नहीं किया। और शायद इसीलिए नहीं किया कि अगर हम आज मुख्यमंत्री बना देते हैं तो फिर इसको जो है आगे मुख्यमंत्री के रेस में एनसीपी की तरफ से हटाने में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। तो कहने का मतलब है कि साथ जरूर रखे, उनका साथ लिए, लेकिन एनसीपी अजीत पवार को कुर्सी तक जाने से हमेशा रोकते रहे। और इसका नतीजा ये होगा 2024 के चुनाव में कि अजीत पवार को भी एक सिंपैथी निश्चित रूप से ये मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे आए हैं उनके तरफ बहाव लोगों का उतना नहीं होगा जितना कि एनसीपी से अजीत पवार के साथ लोग जुटेंगे जो है। तो 40% के आसपास मुझे लगता है कि अजीत पवार एनसीपी में सेंध लगा लेंगे, वो वहाँ चला जाएगा। लेकिन शिवसेना में जो है 35% के आसपास ही रहेगा, ये मेरा आकलन है। लेकिन हम इन आकलनों को एक तरफ करते हैं
हम ये देखते हैं जो आंकड़े क्या कह रहे हैं कि कितने परसेंट वोट इधर जाएं कि ये स्थितियाँ वो बदलेंगी। मैंने ये देखा 2000, मेरे पास ये आंकड़ा है, ये कुल बीजेपी 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 27.85%, शिवसेना 23.50, कांग्रेस 16.44 और एनसीपी 15.67%। ये जो है ये वोटों का उसमें डिवीज़न था। जो अगर हम इस बार मानें, अगर हम सपोज कर लें कि हम 35% मान रहे हैं कि 35% वोटर दोनों के ही एवरेज हम कर लेते हैं, दोनों 35% वोटर जो है वो शिवसेना के भी और 35% वोटर जो है वो एनसीपी के भी, ये अगर ये दोनों में से अगर वो एनडीए की तरफ यानी कि भाजपा की तरफ जा रही है तो उसके जो वोटों का जो गणित है ये आपका बन रहा है 41.56, 41.56%। और अगर यही चीज़ अगर हम कांग्रेस में कर देते हैं यानी कि 60% उधर कर देते हैं तो जो इंडिया का जो आंकड़ा बनता है ये बनता है 41.90%। तो इससे एक बात क्लियर हो गया है कि 35% वोट से अगर कम का डिवीज़न होगा तब तो यहाँ पे इंडिया को बढ़त मिलेगी जो है, लेकिन अगर 35% से ज़्यादा का अगर बहाव वोटों का एनडीए के पक्ष में यानी बीजेपी के पक्ष में अगर हुआ तो फिर वहाँ पर एनडीए की बढ़त बन जाएगी। अब ये कितना बढ़ता है ये देखना है। अगर दूसरा आंकड़ा अगर हम देखें कि अगर हम 40% मान लेते हैं कि 40% जो है वो शिवसेना के वोट जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे एक नाथ शिंदे वाला, और 40% अगर अजीत वाले जाएंगे तो ये थोड़ा सा पलड़ा अब यहाँ पे जो है वो चला जाता है एनडीए के पक्ष में, और ये एनडीए को आपको मिलता है 43.52% और इंडिया को मिलता है 39.60%, यानी करीब 4-5% का ये डिफरेंस हो जाएगा अगर 40% का होता है। और ठीक इसके उलट अगर 30% होता है तब उस केस में हम इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 35% एक डिवीजन लाइन है। 35% वोटों का अगर बिखराव एक नाथ शिंदे वोट ले जाते हैं अगर, और 35% अगर ये अजीत पवार वोट लेके चले जाते हैं उससे ज़्यादा, तब बीजेपी जो है वो इंडिया पे भारी पड़ेगी। लेकिन अभी जो ये आंकड़ा देखने को मिलता है वो करीब करीब दोनों के आंकड़े बराबर हैं और 50% पे दोनों के तरफ ये झुकाव लग रहा है, इसलिए इसका आकलन करना मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस को फ़ायदा इसलिए भी होगा, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस चूँकि बटी नहीं है इसलिए जहाँ भी वो लड़ेगी जो है बीजेपी से लड़े, मान लीजिए लड़े या एक नाथ शिंदे से लड़े, और जिन जगहों पे उनका वोट परसेंटेज 8 से 10% का उन्हें 2019 में डिफरेंस रहा होगा, उन सारे जगहों पे क्योंकि 10.5% के आसपास वो कांग्रेस में वो जो है जो टूट के निकल गया उधर से उससे ऐड होगा जो है, तो ये 10% के गैप को भर देगा जो है, और उन सारे सीटों पे कांग्रेस की पोजीशन जो है बाकी जगहों से जो है वो बेहतर होगी। मेरा आकलन है, जो मैं आंकड़ा देखा हूँ उसमें 7 सीटें आ रही थी, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ 7 सीटों पर कांग्रेस जो है पिछली बार 0 थी, इस बार 7 हो जाएगी। एनसीपी जो पिछले बार जो 4 थी उसमें 3 सीट रहेगी एनसीपी को, 1 सीट जो है वो अजीत पवार को जाएगी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वह सीट जो पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया जी का जो सीट है उस सीट पे अजीत पवार चुनाव जीतेंगे, ये मेरा आकलन और मेरा आंकड़ा कर रहा है। बाकी 3 सीटें वो शिवसेना को जाएंगी। तो कुल मिला जुला करके 22 सीट जो है वो एनडीए के तरफ, 19 सीट जो है वो इंडिया के तरफ, ये कुल जो 41 सीट हो जाती हैं। 4 सीट ऐसी हैं जहाँ पे ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है ये किसके पक्ष में जाएगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा या इंडिया के पक्ष में जाएगा। और बाकी जो 3 सीटें हैं वो ऐड के आज वो से ही रहेंगी। वो 3 सीटें जो है एक नवनीत कौर वाली और एक एआईएम की सीट रहेगी, और एक सीट जो है जो वंचित विकास अघाड़ी वहाँ एक और पार्टी है इनके अलावा उसकी एक सीट जो है, तो वो जो तीनों है अपने पास रखेंगे। और ये जो बताएं हम
41 सीट जो है वो जो एनडीए पिछले बार जीती थी, और 4 सीट एनसीपी, 45 सीट। इन 45 सीटों में मैंने ये आपकी जो है बंटवारे बता दिए। 22 एनडीए, 19 इंडिया, और 4 सीट ऐसे हैं जो ऑन इंडिया की स्थिति में है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में एनडीए को अभी फ़िलहाल नुकसान हो रहा है, और ये मेजर नुकसान है जो है कहाँ 41 सीट पे और कहाँ 22 सीट पे। ये अंतर है बहुत होगा। 22 से मान लीजिए जो हम 4 बताए हैं कि वहाँ डिसीजन नहीं है, 3 उसमें मान लीजिए, तो 22 से कितना होगा, 25 होगा। तब भी 16 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अभी की स्थिति में है। अब अभी चुनाव आते आते तक क्या समीकरण हो जाएंगे अभी मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आज के डेट में महाराष्ट्र में इंडिया एनडीए पर भारी है। नमस्कार मित्रों, आने वाले दिनों में हम आपको और भी वीडियो इसी तरह के बनाते रहेंगे। आशा है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।